मार्च 2022 में श्रीलंका में पेट्रोल का आखिरी जहाज आया। जहाज 2 हफ्ते से समंदर में खड़ा रहा, लेकिन हुकूमत के पास डॉलर नहीं थे। जहाज वापस चला गया और इसके साथ ही श्रीलंका का डिफॉल्ट शुरू हो गया। मुल्क में पेट्रोल खत्म हुआ। पेट्रोल की वजह से बिजली की लोड शेडिंग और ट्रांसपोर्ट बंद हुई। फैक्ट्रियां भी रुक गई। ट्रांसपोर्ट की वजह से खुराक का बहरान भी पैदा हो गया और रही सही कसर बेरोजगारी ने पूरी कर दी। यहाँ तक कि हुकूमत ने 12 अप्रैल 2022 को डिफॉल्ट डिक्लेयर कर दिया और इसके बाद पूरा मुल्क सड़कों पर निकल आया और अवाम के हाथों जो भी चढ़ गया, वो हुकूमत हो या अपोजिशन, बैरोक्रेट्स हो या ताजिर, इसको फेंटा पड़ गया। और श्रीलंका आज अपनी बंदरगाहें, सड़कें, जंगल, पहाड़ और इमारतें बेचकर गुजारा कर रहा है। हम भी यकीन करें या नहीं, इस वक्त इसी अमल से गुजर रहे हैं। पेट्रोल मिनिस्ट्री ने कुछ दिन कबल स्टेट बैंक को खबरदार किया है कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत शुरू होने वाली है। तेल दरामद करने के लिए एलसीज नहीं खुल रही। पीएसओ का एक ऑयल कार्गो कैंसिल हो चुका है। दूसरे की डिलीवरी 23 जनवरी को मुतवक्के थी, लेकिन इसकी भी एलसीज नहीं खुल सकी। पाक अरब रिफाइनरी के 5,35,000 बैरल के 2 ऑयल कार्गो भी लाइन में। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड का एक कार्गो 5,32,000 बैरल तेल लेकर 30 जनवरी को पहुंचेगा, लेकिन इसकी भी एलसीज नहीं खुल पा रही। लिहाजा फरवरी में तेल का बहरान शुरू हो जाएगा और मार्च अप्रैल में ये क्राइसिस शदीद हो जाएंगे। अगर खुदा न खासा ये हो गया तो पेट्रोल पंपों पर भी लाइनें लग जाएंगी, खुराक की सप्लाई बंद हो जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो, ट्रेन और जहाज भी रुक जाएंगे। बिजली की खौफनाक लोड शेडिंग भी शुरू हो जाएगी और रही सही फैक्ट्रियां भी बंद हो जाएंगी। एक सूरत हाल तो यह है, जबकि दूसरी तरफ सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी रुकना शुरू हो जाएंगी। जनवरी में आधे सरकारी महकमों की तनख्वाहें 10 दिन लेट हुई। फरवरी में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। पाकिस्तान के सफारत खानों को सितंबर से तनख्वाहें और किराए नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से सफारती मिशन तकरीबन बंदिश के करीब है। अब आप खुद अंदाजा कीजिए कि अगर एम्बेसी को किराए, पेट्रोल, यूटिलिटी बिल्स और तनख्वाहों की रकम नहीं मिलेगी तो फिर ये कैसे चलेंगे। चुनाचे सफारत खानों के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। इंडस्ट्री की सूरत हाल देखनी है तो अब फैसलाबाद, सियालकोट और कराची का चक्कर लगाएं। 75% कारखाने बंद हो चुके हैं और इससे मुल्क में बेरोजगारी का खौफनाक तूफान आ रहा है। आटे का बहरान भी पैदा हो चुका है। कुकिंग ऑयल भी खत्म होता जा रहा है। डॉलर मुंह मांगी कीमत देने पर भी नहीं मिल रहा। चुनाचे अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान तकरीबन डिफॉल्ट कर चुका है तो गलत नहीं होगा। ये हालात हैं। और दूसरी तरफ कराची से खैबर पख्तूनख्वा तक एक सियासी सर्किस चल रहा है। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन हुए और पार्टियां डंडे लेकर एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं। पंजाब में भी निगरान वजीर आला के इंतखाब ने भी खिड़कियां तोड़ना शुरू कर दी हैं। मोहसिन नकवी चौधरी बरादरान के रिश्तेदार हैं और चौधरी शुजात हुसैन की भांजी के खावंद है और चौधरी परवेज इलाही ने तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। पीटीआई दावे कर रही है कि इमरान खान की हुकूमत के खात्मे की साजिश मोहसिन नकवी के घर में तैयार हुई थी। मियां शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी इनके घर में एक दूसरे से मुलाकात करते थे और नकवी साहब इनके पैगामात जनरल बाजवा को पहुंचाते थे। पीडीएम और चौधरी बरादरान के साथ मुलाकातों का सिलसिला भी मोहसिन नकवी के घर से स्टार्ट हुआ था और इन मुलाकातों के नतीजे में काफ लीग ने पीटीआई का साथ छोड़ने का फैसला किया था। चुनाचे पीटीआई भी इन्हें मानने को तैयार नहीं है। अगर ये इन्हें नहीं मानते तो फिर पंजाब में निगरान हुकूमत निगरानी कैसे करेगी और ये इलेक्शन कैसे कराएगी। दूसरा, मुल्क में मर्दमशुमारी भी शुरू हो चुकी है। 30 सितंबर को मुकम्मल हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन मर्दमशुमारी के बाद 4 महीनों में नई हल्का बंदियां करेगा और यूं अगस्त में मुल्क नए इलेक्शन के काबिल होगा। अब सवाल यह है कि 2 सूबों में पुरानी मर्दमशुमारी और पुराने हल्कों के तहत इलेक्शन होंगे और बाकी 2 सूबों और वफाक के इलेक्शन नए हल्का बंदियों के मुताबिक होंगे। तीसरा, क्या मुल्क में अप्रैल में केपीके और पंजाब के इलेक्शन होंगे और फिर अक्टूबर में सिंध, बलोचिस्तान और वफाक के इलेक्शन होंगे और क्या इस दौरान इमरान खान कौमी असम्बली के 70 हल्कों से जिमनी इलेक्शन भी लड़ेंगे और क्या ये 70 सीटें जीतकर भी कौमी असम्बली में नहीं जाएंगे और क्या 70 सीटों के ये जिमनी इलेक्शन भी जाया हो जाएंगे। नाजरीन ग्रामी, अगर ऐसा हुआ तो क्या हुकूमत इलेक्शन खेलेगी या ये पेट्रोल, बिजली, गैस, खुराक और बरामदात का बंदोबस्त करेगी। हमारी हालत ये है कि हम IMF के बगैर नहीं बच सकते और IMF की शराइत के बाद बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतें भी दुगनी हो जाएंगी और बेरोजगारी की शिकार अवाम पर टैक्स भी बढ़ जाएंगे और इससे महंगाई अलमिया की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। IMF की शर्त मानने से मुल्क में 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे और लोगों का खाना पीना 3 वक्त से 1 वक्त पर आ जाएगा। हमारे दोस्त मुमालिक सऊदी अरब, UAE और चीन भी हमारी मदद कर करके थक चुके हैं। हमें इनकी तरफ से भी साफ इनकार हो चुका है और अमेरिका मुद्दत पहले से ही हमसे मुंह मोड़ चुका है। चुनाचे अब हमारे पास बचने के लिए सिर्फ 2 असासे बचे हैं, एटम बम और फौज। हम अगर बैनुल अक़वामी ताकतों की शराइत मानते रहे, हम अगर इसी तरह कर्जे लेते रहे तो फिर हमें बिला आखिर ये दोनों शराइत मानना पड़ेंगी। एटमी प्रोग्राम सरेंडर करना पड़ेगा और फौज की तादाद कम करनी होगी और इन दोनों शराइत की अपनी कीमत है। हम इसके बाद कश्मीर भी नहीं ले पाएंगे और अभिनंदन जैसे पायलट के जहाज भी नहीं गिरा सकेंगे और हम इसके बाद श्रीलंका, नेपाल और भूटान बनकर रह जाएंगे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हम यहाँ फर्ज कर लेते हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर IMF, वर्ल्ड बैंक, सऊदी अरब और चीन को मना लेते हैं और ये मुल्क आखिरी बार हमारी मदद कर देते हैं तो क्या ये रकम भी इलेक्शन और सियासी बहरान का लुकमा नहीं बन जाएगी और क्या हम अगले साल आज से भी ज्यादा बदतर पोजीशन में नहीं होंगे। चुनाचे अब सवाल ये है कि इस सूरत हाल का आखिर हल क्या है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक हल है, फौज मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा बिठाए, अपनी गलतियां तस्लीम करे,
کرے, معذرت کرے, سیاستدانوں کو انکی غلطیاں بتائے اور پھر ایک چارٹر آف پاکستان سائن کروائیں اور اس کے بعد بحرانوں کا باب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے. ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ملک میں آج کے بعد کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوگی. چیف جسٹس آف پاکستان کی طرح سینئر موسٹ جنرل اپنے وقت پر آرمی چیف بن جائے گا اور یہ اختیار آج کے بعد کسی وزیر اعظم کے پاس نہیں ہوگا. آرمی چیف اپنے وقت پر ریٹائر بھی ہو جائے گا اور ملک کا کوئی عہدیدار اس کی مدت میں اضافہ نہیں کر سکے گا. حکومت خواہ بدلتی رہیں لیکن اسمبلی ہر صورت اپنی مدت پوری کریں گی. ٹیکس پالیسی 20 سال کے لیے بنائی جائے گی اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جائے گا تاکہ سرمایہ کار اس کے مطابق سرمایہ کاری کر سکیں اور بچوں کے نصاب پورے ملک کے لیے ایک ہوگا. سڑکیں ہر صورت کھلی رہیں گی, آبادی کنٹرول کی جائے گی اور پورا سسٹم آن لائن آسان کر دیا جائے گا. پی آئی اے, ریلوے, ریڈیو اور اسٹیل مل جیسے ادارے سالانہ 1400 ارب روپے نکل جاتے ہیں, ایک سال کے اندر فروخت کر دیے جائیں گے اور ان سے حاصل ہونے والی رقم ملازمین میں تقسیم کر دی جائے گی. اور آخری فیصلہ, ہم ہر صورت ہر سال 20 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کریں گے اور اس کے لیے سالڈ اور فول پروف سسٹم بنائیں گے. اگر ہالینڈ جیسا ملک صرف پھول اور کافی بیچ کر اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکتا ہے تو ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر ہم یہ فیصلے کر لیں تو ہم بھی بچ جائیں گے, ورنہ کنفیوژن کا یہ بحران اس ملک کو کھا جائے گا اور ہم اس سال کے آخر تک خانہ جنگی کا شکار ہو جائیں گے. ہم سب مل کر یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو ان مشکل ترین حالات سے نکالیں اور ملک پاکستان کو دوبارہ ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل کریں. آمین.